दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान आयतन और घनत्व के मध्य संबंध के बारे में। जबकि इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपकी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं उनमें संकुलन क्षमताएं क्या होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो आपकी एकक कोष्ठिका होती है इसके द्रव्यमान आयतन और घनत्व के मध्य संबंध क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई एक एकक कोष्ठिका मान लेते हैं कोई भी एक एकक कोष्ठिका आप यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर कोई एक आपका एकक कोष्ठिका दिया गया है और मान लेते हैं कि जो एकक कोष्ठिका आपका दिया गया है इसके घन के कोरों की जो लंबाई है वो स्मॉल ये है। ठीक है, घन के कोरों की लंबाई कितना आप मान सकते हैं, स्मॉल ए। तो मान लीजिए माना कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोष्ठिका के कोर की लंबाई जो है वो कितनी है, ए है। उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या है वो आपका जेड है। क्योंकि कोई भी एकक कोष्ठिका हो सकता है तो आप मान सकते हैं माना प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या ये कितना है दोस्तों, जेड। तो अब यहाँ पर ये जो आपकी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं ये आपकी क्या हो सकती हैं, सिंपल हो सकता है। सिंपल अगर हुआ तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर बीसीसी हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 2। एफसीसी हुआ या सीसीपी हुआ या एचसीपी हुआ तो ये मान कितना हो जाएगा आपका, 4। तो ये किसी के लिए भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसलिए हमने क्या किया कि परमाणु की संख्या या गोले की संख्या जो है ये कितना मान लिया गया, जेड। अब ये किसी पदार्थ से मिलकर बनता है तो अब मान लेते हैं पदार्थ का घनत्व भी कुछ है। पदार्थ का घनत्व ये आपका जो है अब डी मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपने पदार्थ का घनत्व डी मान लिया तो अब ये सोचिए कि जो आपके परमाणु होंगे या जो गोले होंगे, एक गोले का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या तो पता है तो एक परमाणु का आप द्रव्यमान भी मान सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान आप मान सकते हैं कि क्या है, स्मॉल एम है। अब देखिए कि यहाँ पर जो सूत्र आपका होता है क्या होता है, घनत्व और द्रव्यमान आयतन के बीच जो होता है संबंध क्या होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन ये आपका सूत्र हो गया। अब चूंकि आपको घनत्व दिया गया है या कह लीजिए कि आपने मान लिया है पदार्थ का घनत्व, तो अब एकक कोष्ठिका का घनत्व आप लीजिए या पूरे क्रिस्टल जालक का घनत्व लीजिए, ये आपका क्या होता है, समान। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लीटर शरबत जो है कि घोरा या नमक पानी का घोल जो है कि बनाया। अब जो है एक चम्मच उसमें से निकालिए या एक गिलास निकालिए, हमेशा जो है कि वहाँ पर घनत्व उसका समान होता है। वैसे ही अब यहाँ पर देखा जाए तो घनत्व हर जगह समान होता है। तो एकक कोष्ठिका लीजिए या पूरा क्रिस्टल जालक, तो एकक कोष्ठिका को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका का घनत्व या पूरे का घनत्व क्या होता है, घनत्व को आप लिख सकते हैं बराबर यहाँ पर किसके, एकक कोष्ठिका में परमाणु के द्रव्यमान। ठीक है, या एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, क्योंकि जितने परमाणु होंगे उन्हीं का केवल द्रव्यमान होगा। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ले सकते हैं द्रव्यमान की जगह और डिवाइड करेंगे एकक कोष्ठिका के आयतन से। एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, ये आपका हो गया फार्मूला इनमें। अब देखिए कि यहाँ पर जो आपने माना है उसके अनुसार घन के लिए द्रव्यमान क्या हो सकता है, एकक कोष्ठिका के लिए द्रव्यमान क्या हो सकता है। क्योंकि एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है कितना होगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा जेड इंटू यम के। क्यों, क्योंकि एक एकक कोष्ठिका जो होता है, ठीक है, वो जेड परमाणु रखता है और एक परमाणु का द्रव्यमान यम है। तो एकक कोष्ठिका में अगर मान लीजिए 2 परमाणु हुए तो 2 गुणे यम, अगर 4 परमाणु हुए तो 4 गुणे यम, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जेड इंटू यम हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको आयतन निकालना है।
तो जो एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका का आयतन ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब। चूंकि ये आपका एक घन माना गया है तो सभी कोर की लंबाइयां समान होंगी, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब। मतलब यहाँ पर लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब समान होगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपका ए क्यूब, एकक कोष्ठिका का आयतन। ये एक घन है। तो अब ये देखिए कि घनत्व डी बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व डी बराबर होगा एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान जेड इंटू एम और डिवाइड कर दीजिएगा कोष्ठिका के आयतन से, ए क्यूब। ये तो आपका एक फार्मूला बन गया कि घनत्व डी एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान और उसके आयतन में संबंध क्या होता है। फिर आगे आपको ये पता होता है कि यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आपका पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटे अवोगाद्रो संख्या। क्यों ऐसा लिया गया, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान, इसे आप कह सकते हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान। क्योंकि ये पता है कि मोलर द्रव्यमान आपका वह द्रव्यमान होता है जिसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु उपस्थित होते हैं। तो स्मॉल m बराबर होता है आपका कैपिटल M अपान एन ए, ठीक है, ये कैपिटल M अपान एन ए हो गया स्मॉल m बराबर। तो ये अगर समीकरण 1 माना जाए तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख दिया जाए तो जो d का मान होगा किसके बराबर हो जाएगा, z इंटू कैपिटल M अपान ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। तो ये आपका जो होता है रिलेशन निकलता है इनमें। तो इन दो रिलेशन को याद कीजिए, समीकरण 1 और 2 के रिलेशन को याद रखिए, क्योंकि इसके बेस पे आगे हम क्वेश्चन अब आपको कराने वाले हैं। तो इसका आप जो है कि स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान, आयतन और घनत्व के मध्य संबंध का जो है कि आपका डेरिवेशन है। तो इसे आप जो है कि एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अब क्वेश्चन पर, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उस पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम मोल इनवर्स है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाले घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है, ठीक है। यहाँ पर जो एकक कोष्ठिका बनेगा उसमें जो है कि भुजा की लंबाई दिया गया घनीय एकक कोष्ठिका के 405 पिकोमीटर। फिर आगे कहता है यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब है तो घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। अर्थात आपको ये बताना है कि जो एकक कोष्ठिका बनने वाला है ये आपका BCC होगा या FCC होगा या CCP होगा या सिंपल वाला होगा। तो इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि यहाँ पर प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए ये देखिए कि आपके पास फार्मूला है, तो पहले आप क्वेश्चन से ये नोट कीजिए कि आपके पास दिया क्या क्या गया है। तो इसमें आपको ये दिया गया है कि यहाँ पर जो पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² है। तो लिख लेते हैं सालों में। दिया है मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M का मान दिया गया है क्या, 2.7 × 10⁻² किग्रा पर मोल, किग्रा पर मोल। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाले घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। अर्थात जो घनीय एकक कोष्ठिका आप लेते हैं उसमें जो कोर की लंबाई होती है उसे आपने ए माना था। तो यहाँ पर ए का मान दिया गया है कितना, 405 पिकोमीटर। तो अब ध्यान दीजिएगा यूनिट पर, ये आपका पिकोमीटर में है और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि आप इसको चेंज कर सकते हैं मीटर में,
तो ये हो जाएगा 405 × 10 के घाते -12 मीटर, या इसी एक को आप लिख सकते हैं 4.05 × 10 के घाते -10 मीटर। ठीक है, ये एक की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद जो है कि अगला देखिए क्या दिया है, उसका घनत्व तो दिया गया है 2.7 × 10 के घाते 3, वो भी किग्रा पर मीटर क्यूब में। ये ध्यान दीजिए ये मीटर में है, इसलिए जो है कि यहाँ पर हमने मीटर रखा इसे। अगर ये सेमी में होता ग्राम पर सेमी क्यूब तो आप इसे सेमी में रखते। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि किससे यूनिट को कब किस में जो है कि चेंज करके रखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गया है जो डी का मान दिया गया है, ये दिया गया 2.7 × 10 के घाते 3 किग्रा पर मीटर क्यूब। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला जो है कि ध्यान दीजिए क्या था, जो आपका सूत्र था यहाँ पर D = था Z × M अपान A³ × अवोगाद्रो नंबर Na। ठीक, तो आपको निकालना क्या है, परमाणु की संख्या यानी Z का मान। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, A³ का मल्टीप्लाई होगा, Na का मल्टीप्लाई होगा, तो D × A³ × Na अपान M ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है कि रखिए मान को, तो Z बराबर D का मान 2.7 × 10⁻3 A³ A का मान कितना है 4.05 × 10⁻10 का क्यूब इंटू Na 6.023 × 10⁻23 ये हो गया। और डिवाइड कर दीजिए M से। तो M देखिए ऊपर कितना दिया गया है 2.7 × 10⁻3 -2। तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए, ये आपका कैंसिल हुआ। उसके बाद 10⁻, ये देखिए 3, ये तो ये 10⁻3 ये 23 मिल करके कितना हो जाएगा 10⁻26 और ये बचा 6.023 इंटू, अब यहाँ पर ये देखिए कि 10⁻10 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻30 और ये 4.05 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 4.05 का क्यूब करने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर 66.4301 66.4360। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे 10⁻2 से। तो 10⁻2 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए तो ये देखिए 10⁻2 इससे कैंसिल आउट हुआ, बचा 10⁻28 और ये 26 जो है कि प्लस वाला इससे कैंसिल हुआ तो बचा यहाँ 10⁻2। तो ये 10⁻2 बचा यहाँ पर। और बाकी जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो मल्टीप्लाई करने के बाद बचता है 4 नहीं, यहाँ पर ये 4000.123 समथिंग होगा, 0123 समथिंग। और इसको जब आप लिखेंगे तो ये 4.00123 कुछ करके आएगा, जिसे आप क्या मान सकते हैं, लगभग आप मान सकते हैं 4। ये लगभग आपका 4 हो जाएगा। तो ये Z का मान 4 आ गया। तो अब ये देखिए कि अगर Z 4 होता है तो जो संरचना होती है वो कैसी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया कि प्रकृति क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में ये कहा रहा है कि घन एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, आप बताइए। तो घन एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, FCC या CCP। अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, FCC या CCP। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस तरह से ये आपका पूरा सॉल्व दिया गया है, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन की। तो जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसे देखते हैं क्या दिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है कि एक तत्व के कोष्ठिका की संरचना BCC है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 pm है यानी पिकोमीटर है
तथा तत्व का घनत्व तो आपके पास दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पर 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि ये स्मॉल m का मान दिया गया है। पहले जो वैल्यू दी गई उसे आप जो है कि लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले दिया क्या गया है, BCC संरचना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को। सॉल्व 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए BCC संरचना है, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि बॉडी सेंटर जो होते हैं आपके यूनिट सेल उसमें Z का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक। अब उसके बाद ये देखिए कि इसमें A का मान दिया गया है, कह रहा है कि कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तो 288 पिकोमीटर है, मतलब ये स्मॉल ए होता है। तो ये जो A का मान होगा 288 PM होगा, ठीक है, 288 पिकोमीटर। अब आवश्यकता अनुसार उसे आप चेंज कर लेंगे आगे, जैसा भी होगा। आगे देखिए, कह रहा है तत्व का घनत्व तो 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब है। तो ये देखिए सेमी क्यूब में है, तो आप उसे सेमी में चेंज करते हैं। तो तत्व का घनत्व तो कितना दिया गया है, ठीक है, D जो है 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। चलिए इसके साथ हम इसे भी चेंज कर लेते हैं। पिकोमीटर को अगर सेमी में चेंज करेंगे तो ये 288 गुणे 10 के घाते -10 सेमी हो जाएगा। ये एक ही वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके साथ डी का भी मान पता चल गया। अब इसमें आपको ये पता करना है कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। तो 208 ग्राम तत्व है, मतलब स्मॉल m का मान दिया गया है, स्मॉल m का मान दिया गया है 208 ग्राम, ठीक है, 208 ग्राम दिया गया है। तो अब कुल परमाणु की संख्या आपको पता करनी है। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो संबंध आपको यहाँ पर पीछे बताया गया, ठीक है, फार्मूले में, जिसका फार्मूला ये है, ये किसी एकक कोशिका के लिए कहा गया, ठीक है। और जो द्रव्यमान होता है वो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप जो है कि इन फार्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर अगर एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं तो कुल द्रव्यमान में एक परमाणु के द्रव्यमान का आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कुल कितने यहाँ पर जो है कि परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है। क्योंकि कुल आपके पास 208 ग्राम है। अगर मान लीजिए कि एक आपका परमाणु 2 ग्राम का हुआ तो 208 ग्राम में कितने परमाणु, 208 में भाग दे देंगे 2 से। वैसे ही आप करेंगे क्या कि पहले एक परमाणु का द्रव्यमान आप निकालिए और उसके बाद क्या करेंगे कि वहाँ पर आप निकाल सकते हैं कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जा सकता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो मान दिया गया है किसका किसका दिया गया है, ए का दिया गया है मान, उसके साथ डी का मान दिया गया है, ठीक है, और जेड का मान आपको पता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो सूत्र आपका था क्या था, डी बराबर जेड इंटू यम अपान ए क्यूब। ये ध्यान रखिए, स्मॉल यम मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो अब यहाँ पर अगर इसको रख करके फार्मूले में सॉल्व किया जाए तो ये देखिए कि डी की जगह 7.2 इक्वल टू जेड की जगह 2 स्मॉल एम की वैल्यू ही निकालनी है, और ए क्यूब आपका जो है कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 288 गुणे 10 के घाते -10 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कीजिए तो स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा 7.2 अपान 2, और ये आपका क्या होगा वहाँ मल्टीप्लाई इंटू 288 इंटू 10 के पावर -10 का क्यूब। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये जब इससे काटेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 288 का आपको क्यूब करना पड़ेगा, और ये देखिए 10 के खाते कितना आ जाएगा -30, ये 10 के खाते -30 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 288 का जो है कि जब आप क्यूब करेंगे तो ये कितना आता है 2.39 इंटू 10 के पावर 7, ये आपका आएगा। इसे हल करेंगे तो आपका यही आएगा 2.39 इंटू 10 के पावर 7।
तो जब 10 के पावर 7 इससे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना 3.6 इंटू 2.39 इंटू 10 के पावर -23। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर a क्यूब का मान। अब यहाँ पर स्मॉल m निकालना है आपको, तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितनी वैल्यू आएगी। तो ये आपका आ जाता है कुल 86.04 इंटू 10 के पावर -23 ग्राम। ठीक है, अब ये स्मॉल m का मान। अब चूंकि कुल द्रव्यमान आपका कितना था, कैपिटल m बराबर 200 वाट। ठीक है, सॉरी स्मॉल m ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कुल द्रव्यमान आपका 208 ग्राम था। तो यहाँ पर एकक कोष्ठिका की संख्या, सॉरी परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगा कुल द्रव्यमान बटे एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं कितना आएगा। ये 208 बटे हो जाएगा आपका 86.04 और गुणे 10 के घाते -23। और जब आप इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद जो पूरी वैल्यू आती है वो यहाँ पर भाग देने के बाद आ जाएगा कितना आपका कुल, इसे भाग देने के बाद आएगा 24.16 इंटू 10 के पावर 23, क्योंकि ये -23 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर लिख कर दिखाते हैं ऊपर यहाँ पर कि ये जो भाग देने के बाद आएगा ये कितना आ जाएगा 24.16 इंटू 10 के पावर 23। तो इतने परमाणु आपके उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुल परमाणुओं की संख्या। तो एक तरीका ये है हल करने का, और दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एनसीईआरटी बुक में दिया गया, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में लेकर आएंगे फिर इसी प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है।